हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए डे नाइट एकेडमी ज्ञानधारा क्लासरूम के चैनल पे कुछ आर्थिक मुद्दों पे बात करेंगे। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्री हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में नीति निर्धारण होता है, बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, बहुत सारे प्लानिंग्स होते हैं और उनके इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं। उसके बाद जो आर्थिक ढांचे का स्वरूप होता है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी ये डिपेंड करता है कि आर्थिक और मौद्रिक नीति निर्धारित करने वाले जो संस्था हैं, व्यक्ति हैं, पॉलिटिशियंस, जो कैबिनेट्स हैं और जो बहुत सारे संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका क्या कैसे नीति का निर्धारण होगा और उसके इम्प्लीमेंटेशंस कैसे होंगे, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसे बनती है। तो जैसे दो संस्थाओं के बारे में बात किया जाए कि भारत की जो योजना आयोग है, जो अब नीति आयोग बन चुकी है, यह एक परामर्शदात्री संस्था है। लेकिन नेशनल थोड़ा पहुँच के तो राष्ट्रीय नीति आयोग जो है वो नीति का निर्धारण करती है, यानी कि वो योजना बनाती है। और एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, यह एक कार्यकारिणी संस्था है। क्लियर ना? तो एक परामर्शदात्री संस्था है, एक कार्यकारिणी संस्था है, एक नीति बनाएगी, एक उसको अप्लाई करेगी। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती हैं। तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं। हम जिस देश में रहते हैं उस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो एक बहुत ही बृहद और बहुत ही यूनिक है। और ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं मेनार्ड कीन्स, इन्होंने भारत में दुनिया में मिश्रित अर्थव्यवस्था का सृजन किया है। तो हम लोग बात करेंगे और जो और भी अर्थव्यवस्थाएँ हैं। उदारवादी अर्थव्यवस्था जो विकसित देशों की अर्थव्यवस्था है, जिसे कह सकते हैं कि पूंजीवादी। उदारवादी व्यवस्था को लोग समझ नहीं पाते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इनकी जो अर्थव्यवस्थाएँ हैं वो विकसित अर्थव्यवस्थाएँ हैं और ये पूंजीवादी हैं। क्लियर? और दूसरी जो है वो समाजवादी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी है। जैसे हमारा जो पहले जो रूस था, सोवियत संघ रूस कहते हैं उसको, विघटन के बाद हम उसे रूस कहते हैं। वहाँ पे समाजवाद था, समाजवाद की अर्थव्यवस्था वहाँ पे थी। बाद में एक ऐसा हुआ कि मिश्रित अर्थव्यवस्था लेके आए जाए। तो यानी कि मैं आपसे बात करूँगा कि 3 प्रकार की वैश्विक अर्थव्यवस्थाएँ पाई जाती हैं और इनका क्लासिफिकेशन विश्व बैंक करता है वर्ष के जुलाई महीने में। मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवाद की अर्थव्यवस्था, सामाजिक अर्थव्यवस्था जिसे कह सकते हैं, और उदारवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये तीनों अर्थव्यवस्थाएं नियंत्रण के आधार पर इसको क्लासिफाइड किया गया है। अर्थव्यवस्थाएं कई प्रकार की हैं, ये नियंत्रण के आधार पर। नियंत्रण किसका मतलब? गवर्नमेंट बॉडी, बहुत सारे जो सेगमेंट्स हैं, सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, क्वासी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, अर्ध सरकारी हैं, कोऑपरेटिव संस्थाएँ हैं, NGOज हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गैर सरकारी संस्थाएँ, इन सब का जो एक रेगुलेशन होता है गवर्नमेंट का होता है। तो उसे नियंत्रण में किस तरह से रखा जाता है, इस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जो उदारवादी पूंजीवाद व्यवस्था है वहाँ पे नियंत्रण एक बहुत ही आंशिक रूप से होती है। उन्हें अपने जो अधीनस्थ जो उनके सेक्टर्स हैं उनको अपने बिजनेस को विस्तार करने के लिए बहुत ही बृहद रूप से अधिकार दिए गए हैं। जबकि सोवियत संघ रूस में सरकार का एक बहुत अच्छा नियंत्रण था कंपनियों पर, प्राइवेट सेक्टर्स में। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो हमारी अर्थव्यवस्था है, दुनिया में मिश्रित अर्थव्यवस्था को पालन करने वाला दुनिया की सबसे पहली अर्थव्यवस्था है वो फ्रांस की है। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वहाँ पे सब लोग मिलके एक कॉम्प्लीमेंट्री की तरह काम करते हैं, एक पूरक अर्थव्यवस्था के रूप में हम मिल के काम करते हैं और जो GDP तैयार होती है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है? यानी कि इसमें सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट सेक्टर्स और गवर्नमेंट सेक्टर्स, ये सब मिल के एक पूरक की तरह काम करते हैं और जो GDP जनरेट होती है उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक बहुत ही बृहद और बहुत ही लाभकारी अर्थव्यवस्था है।
इसमें वैश्विक जो घटनाएं होती हैं, जिसको हम नेगेटिव एक्टिविटीज़ कह सकते हैं, वहाँ कम साइड इफेक्ट देखने को मिलता है अगर हम अच्छे से मिश्रित अर्थव्यवस्था का सृजन करते हैं। तो बात आती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विकास है वो कहाँ से उत्पन्न होता है या किस प्रकार से हम अर्थव्यवस्था को खड़ा करते हैं। तो अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमें जीडीपी को ध्यान देना होगा कि अर्थव्यवस्था का सृजन जीडीपी से कैसे होता है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कई बार इसके लिए फुल फॉर्म पूछा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद का डिफिनीशन हालांकि बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। किसी निश्चित भौगोलिक सीमा में एकांक वर्ष में, प्रत्येक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं का उत्पादन एवं सेवाओं, जो हम सर्विसेज करते हैं, के मौद्रिक मूल्य उस क्षेत्र की जीडीपी कहलाती है। यानी कि भारत की अगर जीडीपी की सृजन अगर किया जाता है तो 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक इसको हम जो जीडीपी तैयार होती है उसे हम कहते हैं भारत की जीडीपी या भारतीय अर्थ। तो फ्रेंड्स, सकल घरेलू उत्पाद। अब यहाँ जो बात हो रही है कि भारत की जो जीडीपी है एकांक वर्ष में प्रत्येक एक निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित समस्त वस्तु सेवा के मौद्रिक मूल्य को, है ना, वो एक्चुअली करेंसी में होनी चाहिए और उसकी जो वॉल्यूम है वो उस क्षेत्र की जीडीपी कहलाती है। अब जीडीपी हमारे यहाँ भारत की जीडीपी की बात की जाए तो भारत की जीडीपी का सृजन जो होता है वो कई सेक्टर्स से होते हैं। सेक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो प्राथमिक सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो दोस्तों, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है। ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे से हम लोग समझेंगे और अभी आपको एक वीडियो देंगे, उसमें आपको जानकारी हो जाएगी कि इसमें कौन कौन से सेगमेंट्स आते हैं। क्लियर? आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें जनरेट हो जाएंगी, वो आपको क्लियर हो जाएगा कि प्राथमिक सेक्टर में क्या आता है। प्राथमिक जैसा इसका नाम ही है, इसमें आपका कृषि आता है, पशुपालन। अब पशुपालन में कभी कभी रेशम और मत्स्य पालन को भी दिया जाता है, वो उसमें पशुपालन में कंप्लीट आ जाता है। आपका खनन, उत्खनन। ठीक है, इस कृषि सेगमेंट, प्रकृति से मिलने वाली जो सभी वस्तुएं हैं उन्हें हम इस्तेमाल करते हैं, वो प्राकृतिक, है ना, सेगमेंट प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र में आपका आता है कल कारखाने, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आते हैं। कल कारखाने यानी कि इसको हम बात करेंगे, इसका नाम दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। गेहूं यहाँ उत्पन्न होता है, गेहूं से यहाँ आटा बनता है, ये यहाँ सेगमेंट आ जाएगा। क्लियर? गेहूं के बिस्किट बनते हैं, आटे से बिस्किट बनते हैं, वो सब यहाँ पे आ जाते हैं। अब आती है तीसरी चीज़, सेवा क्षेत्र। ये आपका है सर्विस सेक्टर। यहाँ सेवाएं दी जाती हैं, बिस्किट बनकर तैयार हो गई, दुकानों पे आ गई, दुकानदार ने बेच दिया तो वो इस सेगमेंट का पार्ट है। बिस्किट बनके तैयार हुआ है वो यहाँ पे हुआ है, बिस्किट की जो रॉ मटेरियल आई है वो यहाँ से आई है। तो बिस्किट के एक प्रोडक्ट को मैं एग्जांपल देके आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये प्राथमिक क्षेत्र में उसका जो प्राथमिक प्राकृतिक रूप है वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, उसका जो दूसरा परिशोधन रूप आएगा, प्रोसेस्ड के द्वारा जो बनाया गया प्रोडक्ट यहाँ मैन्युफैक्चर्ड हुआ है वो आपका बिस्किट पेपर्ड हुआ और यहाँ पे बिक्री हो गई, ये आपका सेल हो गया। तो यहाँ पे सेवा पे आता है। सेवा में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। भारत की जो जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है वो यहाँ से आता है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की बन चुकी है हमारी सर्विस सेक्टर। इसमें आपके बैंकिंग सिस्टम से लेकर के परिवहन हो गया,
एजुकेशन सिस्टम जैसे कोचिंग है, संस्थाएं हैं, विद्यालय हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लॉज हैं, होटल्स हैं, जितनी प्रकार की सेवाएं प्रदत्त क्या नाम है संस्थाएं हैं, सेक्टर्स हैं, वो सब आपके हम सर्विस करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में हमारी जो सैलरी बनती है वो जीडीपी हमारी जो टैक्सेशन स्लैब के अंदर आते हैं, तो हमें टैक्स पे करना होता है। तो वो जो टैक्स जाता है वो राष्ट्र की आय होती है और वो सर्विस सेक्टर के द्वारा आपका पैसा सरकार को टैक्स के रूप में प्राप्त होता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ होता है, यहाँ पे आपका प्राथमिक क्षेत्र है, कृषि है ना, पशुपालन है, एक घास का जो उत्पादन करता है घसियारा, वो भी एक प्राथमिक क्षेत्र का प्रोडक्शन है ना। तो ये बहुत बड़ा सेगमेंट है, इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपको एक्सप्लेन करते रहे। अब बात आ रही है कि जीडीपी तो बनकर तैयार हो गई हमारी। जीडीपी एक दूसरा रूप लेती है जिसको हम लोग जीएनपी बोलेंगे, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यहां पे क्या एक्स्ट्रा होता है उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जीडीपी है, जीडीपी जीएनपी तब बनेगी जब यहां पे हम जीडीपी में प्लस या माइनस, प्लस एक कांस्टेंट होगा m, एक कांस्टेंट होगा n। ये एक हमारा कांस्टेंट है, m, p, q, s कुछ भी हो सकता है इसी जगह पे। तो यहाँ पे जीडीपी जो है, जीएनपी जो है, वो इक्विवेलेंट हो जाएगी जीडीपी प्लस n प्लस n। तो यहाँ पे जो m है और n है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। m प्लस हुआ है तो भारत में विदेशों से आए हुए जो भौतिक राशियाँ हैं, विदेशों में काम करने वाले जो हमारे लोग हैं, वहाँ से जो भारत में इनकम जनरेट होती है उसे हम लोग कहते हैं m, एक कांस्टेंट दिया गया है। और भारत में जो विदेशी मल्टीनेशनल्स कंपनीज हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स में हमारे इंडिया में वो लोग आते हैं, आउटसोर्सिंग, जिससे हम शब्द इस्तेमाल करेंगे आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग मतलब बाहर के रोजगार यहाँ पे आते हैं, हमारे रोजगार वहाँ पे जाते हैं। तो जो पैसे का जो एक रेशियो होता है, अगर वो ज़्यादा है हमारे यहाँ आने का, तो जीडीपी का ज़्यादा पावरफुल हमारी जीएनपी होगी, क्योंकि हमारा प्लस चार्ज बढ़ा है। अगर आउटसोर्सिंग के द्वारा जाने वाला मद बढ़ा है तो हमारी जीडीपी से जीएनपी कम हो जाएगी, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा इसकी अपेक्षा नेगेटिव आएगा। तो यानी कि गवर्नमेंट्स को ये प्लान करना होता है कि भारत में इसका जो वैल्यू है ये कम रहे। तो एक गुड न्यूज़ है आपके लिए कि भारत में विदेशी इनकम सर्वाधिक होती है, बहुत अच्छी रेट से होती है। क्लियर? तो कोई भी गवर्नमेंट इसको चूक नहीं करना चाहेगी कि भारत में जो आउटसोर्सिंग के थ्रू मिलने वाली जो हमें राशियाँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आती हैं, इसमें नो डाउट भारत को अच्छा प्रॉफिट होता है। तो जीडीपी हमारी जीएनपी के रूप में जानी जाती है जब हम विदेशी आय को जोड़ते हैं और विदेशों को आय हम भेज देते हैं। विदेशी आय यहाँ प्लस होती है और यहाँ पे विदेशी आय आउटसोर्सिंग के थ्रू माइनस होती है, नहीं वो चली जाती है। तो जीडीपी जीएनपी बन चुकी है। अब एक स्टेप और चलेंगे, आपसे बात करेंगे कि जीडीपी जीएनपी बनी है तो जीएनपी एनएनपी बनेगी। एनएनपी का मीन्स मतलब हुआ नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। शुद्ध, नेट का मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्लियर? यहाँ पे क्या चीज़ होने वाली है, यानी कि जीडीपी जीएनपी बनी, जीएनपी एनएनपी बनने जा रहा है, तो इसके लिए क्या चीज़ें एक्स्ट्रा होने जा रही हैं। देखिए, भारत में बहुत सारी चीज़ें हमने बताई आपको, इन सेगमेंट से हमारे यहाँ वॉल्यूम क्रिएट होता है। तो जो जीडीपी थी वो एनएनपी हो गई। अब एनएनपी में क्या चेंज होगा जीएनपी में कि वो एनएनपी कहलाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्लस या माइनस, जिसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहेंगे, मूल्यह्रास, ये डिपेंड करता है कि उस समय आर्थिक
मार्केट में, वैश्विक मार्केट में क्या परिवर्तन होने जा रहा है। क्लियर। भारत के अंदर की मार्केट में क्या हो रहा है बाज़ार में, और विदेशी मार्केट में क्या हो रहा है। अगर मंदी आ गई है या भारत की मुद्रा की कीमत में कमी आ गई है, ठीक है, तो यहाँ जो मूल्य ह्रास है, डेप्रिसिएशन कहेंगे इसे हम लोग, डेप्रिसिएट हो गई है मुद्रा हमारी। तो डेप्रिसिएशन दो चीज़ों की होती है, मुद्रा यानी कि हमारा जो रुपया है, ठीक, करेंसी है, उसका भी डेप्रिसिएशन होता है, और वस्तु के भी वस्तु कीमत में डेप्रिसिएट होता है, कमी आती है, मूल्य ह्रास आता है, ठीक है। तो इसका अपोजिट एक कंपोनेंट्री एक इसका रिलेशनशिप है। अगर वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई है यानी कि रुपया कमज़ोर हुआ है, क्लियर। 100 रुपये किलो अगर प्याज है तो 100 रुपया देने के बाद हमको 1 किलो प्याज मिलने वाला है, और अगर 10 रुपया किलो प्याज है तो 100 रुपये हमें 10 किलो प्याज मिलने वाला है। यानी कि एक बार जब प्याज 100 रुपया किलो होता है तो रुपये की जो मूल्य में कमी आती है उसे कहते हैं मनी डेप्रिसिएशन, और वस्तु की कीमत में जो कमी आती है, 100 रुपये में 10 किलो प्याज मिल रहा है तो वहाँ पे वस्तु की कीमत में डेप्रिसिएट हुआ है, ठीक है। एक एग्जांपल देंगे कि मान लेते हैं एक किसान है, उसके पास 10 कुंटल गेहूँ है, 2000 रुपये कुंटल मार्केट का रेट है कि वो गेहूं का रेट है, तो 20,000 रुपये का वो स्वामी है। किन्हीं कारण मार्केट की परिस्थितियों की वजह से 1800 रुपये कुंटल गेहूं हो जाती है, तो उसे 18,000 की वैल्यू उसके पास क्रिएट होती है। तो 2000 रुपये का जो लॉस है वो कोई नहीं ले गया, वो मार्केट का डेप्रिसिएशन है, क्लियर। वहीं अगर 2500 रुपये की हो जाती है तो 25,000 के रुपये उसके पास एसेट निकल के आएगा। तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये वर्तमान की उस समय के मौद्रिक मूल्य के समय वर्ष के दौरान उसका जो मूल्य डिसाइड होता है उसमें अगर प्लस हुआ है तो मूल्य का वृद्धि होगा है, ठीक है। अब वृद्धि हुआ है तो वो अनेक का मतलब कि मूल्य की वस्तु की कीमत में कमी आई है, और अगर ह्रास हुआ है तो इसका मतलब कि मुद्रा की मूल्य में कमी आई है, क्लियर। तो ये आपका जीएनपी बन जाता है एनएनपी जब हम इसमें ये प्रक्रिया जोड़ते हैं। नेक्स्ट एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, सकल शुद्ध राष्ट्रीय जो उत्पाद है, अब ये बनने जा रहा है राष्ट्रीय आय, ठीक है। यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे कि राष्ट्रीय आय कैसे जनरेट होती है, इसका स्टेप है और स्टेप को हम समझेंगे। एनएनपी ही राष्ट्रीय आय बन जाती है अगर एनएनपी में हम एक नेगेटिव डिस्चार्ज करेंगे जिसे हम लोग सब्सिडी कहते हैं, क्लियर। सब्सिडी आप लोग जानते ही होंगे, सरकार की जो लागत की मूल्य की वस्तु हमें कम रेट में देती है या हमें इंसेंटिव के रूप में अलग से देती है प्रॉफिट, वो सरकार तो उतना पे करती है, बशर्ते हम उसे सरकार को हमें कुछ सहूलियत के पर हमें वो सस्ते में उपलब्ध कराती है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा कि सरकार हमें सस्ते में क्यों उपलब्ध कराती है। दो पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो उसकी खुद के पर्सनल प्रॉफिट के लिए ऐसा करती है, दूसरा कुछ ऐसे हमारे संवैधानिक अधिकार हमें प्राप्त किए गए हैं कि हमें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आपने देखा होगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मिनिमम रिक्वायरमेंट हमें जो चाहिए वो सरकार उपलब्ध कराएगी, उसके थ्रू सरकार ऐसा करती है। आर्थिक सामाजिक न्याय के लिए ऐसा करती है सरकार कि हमें एक आदर्श जीवन के रूप में जीवन जीवने का हमें साधन मिले, तो जो हमें ज़रूरत है उसमें सरकार यहाँ पे प्रॉफिट हमें सब्सिडी के रूप में देती है। जैसे घरेलू गैस है, तो घरेलू गैस में सरकार की कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है कि हम पैसा कमाएंगे, लेकिन किसानों को जो खाद सस्ते में देती है, बीज सस्ते में देती है, तो उनका उद्देश्य है कि इस सेगमेंट में हम किसानों को सपोर्ट करेंगे। नाबार्ड एक कृषि बैंक है जो यहाँ के लोगों को बहुत सपोर्ट करती है किसानों को, और वो कहती है आप अपना बिजनेस बड़ा करिए। भाई 1 किलो गेहूँ या 1 किलो धान की बीज का कीमत 250 रुपये है, आपको वो 100 रुपये में देती है, 150 रुपये लॉस करती है। तो वो जो जानती है कि आप जो फर्टिलाइज़र है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, या जो बीज हैं वो आप खेतों में ले जाके उसको प्रोडक्शन क्रिएट करेंगे, इसलिए वो इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत आपको वहाँ सब्सिडी देती है ताकि वो पार्ट हमारा कम ना होने पाए, ठीक है। तो एक पॉलिसी है, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। हम भारत के लोग अगर इस सेगमेंट में थोड़ी सी हमें इनबैलेंस होता है, जैसा कि दूसरी पंचायत योजना में हुआ था, हम एक बहुत बड़े संकट में आ गए थे।
आप जानेंगे कि 1965-66 में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा और दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि को उपेक्षित किया गया था और बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। और फिर उसी समय हमारे साथ पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू हुआ, अमेरिका हमें गेहूं नहीं दे रहा था, तो बहुत सारे प्रेशर्स हमारे ऊपर आए। तो हम समझते हैं कि इस सेगमेंट को कभी भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद जितनी भी पंचवर्षीय योजना चलती आ रही हैं उस पर कभी भी कृषि को इग्नोर नहीं किया गया है और नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा सेगमेंट हमारा है, इसको कभी इग्नोर नहीं किया जाना है ना। एक बहुत बड़ा सेगमेंट है और आने वाले दिनों में इस पे लोगों को बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं हम आप। ठीक है, और वैज्ञानिक कृषि जिसे हम लोग कहते हैं उसको किया जाएगा और अच्छे से उसमें हम लोग हल करेंगे। तो सब्सिडी क्या है आप समझ चुके हैं। तो राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में कौन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है भारत में? आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, और समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय आय का आकलन हमारा NSO करता है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय केंद्रीय, इसको NCSO भी बोलते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये हमारा राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है जो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। ठीक है, तो ठीक है, थैंक्स। आपसे मिलते हैं, बहुत ही एक रिलेवेंट टॉपिक लेके आ रहे हैं और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।